नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। देश भर से हमारे पास बहुत ही परेशान और दुखी करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अस्पतालों में बेड्स के लिए वेटिंग चल रही है और ये वेटिंग मरने के बाद भी खत्म नहीं हो रही है। आपको ये सुनने में बहुत ज्यादा असंवेदनशील लग सकता है, लेकिन ये सच है कि शमशान घाटों पर भी वेटिंग चल रही है। कोरोना से बचकर जीने के लिए तो संघर्ष है ही, मरने के बाद जलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है और देश के ज्यादातर बड़े शहरों का यही हाल है। शमशान घाटों में लकड़ियों, कब्रिस्तान में जमीनों की कमी दिख रही है। भले ही सरकारी आंकड़ों में आपको मरने वालों की संख्या कम लग रही हो, कम नजर आ रही हो, लेकिन ये सच नहीं है। हकीकत ये है कि एक एक शमशान घाट में कोविड से मरने वालों की तादाद 4 से 5 गुना बढ़ गई है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आप देखिए और महसूस कीजिए कि कैसे इस देश के शमशान थक गए हैं, कब्रिस्तान भर गए हैं। जहां कहीं भी देखो मौत का सन्नाटा है। शमशान जल रहा है, इंसान जल रहा है और कोरोना सारे शहर को वीरान कर रहा है। देश के हर शमशान का और कब्रिस्तान का यही हाल है। शमशान में इतनी चिताएं जल रही हैं जैसे लाशों की सुनामी आ गई। कब्रिस्तान में तो दफनाने के लिए जमीन ही कम पड़ गई। यह दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट निगमबोध है और यहां हर तरफ एम्बुलेंस दिख रही है। चिताएं जल रही हैं। गिनते जाइए, कोरोना ने ऐसा कहर मचाया है कि यहां गिनना तक मुश्किल है कि कितने शव जल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के निगमबोध घाट में मौजूद हैं और हमारे सामने तस्वीरों में जो चिताएं जलती हुई आपको नजर आ रही हैं, हम आपको बता दें कि ये सभी कोविड मरीज रह चुके हैं और कोविड के चलते इन सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो देखिए, यहाँ पर आपको कतार से एम्बुलेंसेस नजर आएंगी, बहुत सारी एम्बुलेंसेस नजर आएंगी आपको। यहाँ पर एक के बाद एक एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला जो है सुबह से ही निगमबोध घाट पर लगा हुआ है। जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट हैं या फिर क्रिश्चियन सेमेटरीज हैं, हर जगह की स्थिति जो है कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हालात ये है कि यहाँ सिर्फ पिछले 3 से 4 दिनों में कोविड से मरने वालों की संख्या 5 गुना तक बढ़ गई है। शमशान घाट के प्रबंधन के मुताबिक सामान्य मौत मरने वालों की संख्या अचानक से ज्यादा हो गई। पिछले 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 3 से 4 की एवरेज थी कोरोना पॉजिटिव। ये 5 से 10 तक होगी, 10 से 12, अब ये 11 से, और अब तक पिछले 3 दिन में तो कल यहाँ पे 37 आए हैं कोरोना पॉजिटिव, परसों 36 थे, उससे पहले 24 थे। तो 3-4 दिन से थोड़ा सा वजन है यहाँ पर ज़्यादा। और आज की अगर बात करें तो सर, आज सुबह से कितने लोग यहाँ पर आ गए? यहाँ पर अभी 24 आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। और हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉर्मल भी प्लेटफार्म जो होते हैं, नॉर्मल अन्य बीमारी के कारण जो डेथ होती है, वो भी हमारे पास अधिक से अधिक यहाँ पर आ रहे हैं। कल 73 आए नॉर्मल भी। अगर दोनों को हमने कल कहा तो 100 हम पार कर चुके थे कल यहाँ पर। यह हाल सिर्फ शमशान का ही नहीं है, कब्रिस्तान में भी शवों को दफनाने की जगह नहीं है। ये दिल्ली के एक कब्रिस्तान की तस्वीरें हैं। पीपी किट में जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये अस्पताल के कर्मचारी हैं जो एक कोविड पेशेंट के शव को कब्रिस्तान लेकर आए हैं। एम्बुलेंस से डेड बॉडी उतारी गई और सीधे ताबूत में रखी गई। उसके बाद मौलवी ने पीपी किट पहनकर ही फातिहा पढ़ा और फिर सभी ताबूत को उठाकर ले गए और पहले से खोदी गई कब्र में ताबूत को दफन कर दिया गया। हालात ये है कि इस कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है, इसीलिए अब जेसीबी मशीन की मदद से और जगह खोदी जा रही है।
इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में हैं और यहाँ पर अब शवों को दफनाने के लिए जगह जो है वो कम पड़ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जेसीबी ट्रैक्टर जो है उसे बुलाया गया है और यहाँ पर खुदाई की जा रही है। पूरा एरिया कोविड डेडिकेटेड शवों के लिए है और यहाँ पर पिछले साल से लेकर अब तक इतने शवों को दफना दिया गया है कि अब यहाँ पर जगह बाकी नहीं रह गई है। पहली बात तो जो है जगह हमारी ख़त्म हो गई है। जो कोविड के ब्लॉक में जो जगह है वो मैयत की तादाद जो ज़्यादा आ रही है उसकी वजह से तो ये जगह बढ़वाई जा रही है और नई कब्रें खोदी जा रही हैं मैयत की तादाद की वजह से। इस कब्रिस्तान में भी पिछले 4 दिनों से अचानक शवों के आने का सिलसिला कई गुना तक बढ़ गया है। जब ये वेव शुरू नहीं हुई थी उससे पहले तो ये था कि हफ्ते में कभी एक आ गया, कभी 2 आ गए, मतलब टोटल मैंने 55 दिनों के अंदर 5 बॉडी दफन की थी, लेकिन अब 4 तारीख से अब तक ही 70 कर चुका हूँ मैं। ये मध्य प्रदेश का जबलपुर है, जहाँ के शमशान घाटों का हाल इन तस्वीरों में पता चल रहा है। लगातार धुआं उठ रहा है, चिताएं जल रही हैं। जबलपुर में संक्रमण की दर 30% से ऊपर पहुंच गई है। हाल यह है कि कल यानी बुधवार को यहां 41 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 9 लोगों की मौत दर्ज है। कोरोना से होने वाली मौत के लिए 2 शमशान घाट निर्धारित हैं और इन शमशान घाटों में लगातार शव जल रहे हैं। यहाँ पर स्थिति बहुत विपरीत है। लगभग 24 पॉजिटिव शवों का संस्कार लगभग अभी हमारी जानकारी में है और हम लोग कर रहे हैं मिलकर। गाड़ी में बॉडियाँ रखी हुई हैं, परिजन चाहते हैं उनका संस्कार हो जाए, पर एक सीमित साधन हमारे पास भी और स्थान भी नहीं है कि कहीं पर इनके संस्कार हों। पूरे संभाग के चूँकि लोग हमारे यहाँ आते हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे शासकीय अस्पताल हो, बल्कि संभाग से बाहर के भी आते हैं, लगभग 13-14 जिलों के लोग आते हैं। तो उस लिहाज से भी देखें तो काउंटिंग के हिसाब से वो लग रहा है, लेकिन हम हमारे जिले की जो डेथ ऑडिट होती है, जो मेडिकल कॉलेज अंतिम अथॉरिटी है, उस डेथ ऑडिट की रिपोर्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस कारण जो है एक संभावना बन सकती है कि वो फिगर शायद दूसरे जिले के भी हो सकते हैं या वो नॉन कोविड वाले भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी बहुत बुरा हाल है। ये भोपाल का भदभदा विश्राम घाट है, जहां कोविड से जान गंवाने वाले औसतन 50 लोगों की चिताएं हर रोज जल रही हैं। पीछे आपको लगातार चिताएं जल रही हैं और ये चिताएं दिन भर से जल रही हैं और देर रात तक जलती रहती हैं। वजह है कि जिस तरीके से लगातार मरीज आ रहे हैं, लगातार दम तोड़ रहे हैं और उन सबको यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। एक दिन में यहाँ अभी तक, यानी मैं आज की बात करूँ तो अभी तक 52 बॉडी आ चुकी हैं। सभी कोरोना मरीज थे। यहाँ पे रोज जितनी बड़ी तादाद में बॉडी आ रही है, जितनी बड़ी तादाद में शव आ रहे हैं, उनके लिए नए नए स्टैंड बनाए जा रहे हैं। ये एक पुराना स्टैंड तो था ही, जहाँ पे मेरे पीछे आप बॉडी जलती हुई देख रहे हैं कि जिस तरीके से भयावहता बढ़ी है, तो इसके साइड में 30 स्टैंड और बनाए गए हैं। यदि हम एक दिन पहले की बात करें तो सरकार ने बताया था कि 55 आंकड़े पूरे प्रदेश में मौत हुई हैं, मगर सिर्फ इस विश्राम घाट की बात करें तो कल 55 डेड बॉडी तो सिर्फ यहीं आई थी। तो बड़ा अंतर है सरकारी आंकड़ों में और वास्तविकता में जो लोग दम तोड़े हैं उनके आंकड़ों में। मुझे लगता है कल जो 69 मृतक देह थी उस आंकड़े को आज भदभदा में उससे ऊपर मृतक देह आएंगी। यही हाल कब्रिस्तान का भी है, जहां कोरोना की वजह से मैयतों की संख्या बढ़ गई है। यह ज़दा कब्रिस्तान है, यहाँ हर रोज 10 से 15 मैयतें आ रही हैं। कब्र खोदने के लिए अब जेसीबी मशीन लगाई गई है। भोपाल के जहांगीराबाद के जदा कब्रिस्तान पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे ही एक मैयत है, उसको दफनाने की तैयारी हो रही है। कि इस सब ये जो जेसीबी मशीन है, इससे जो कब्र है उसको खोदा जा रहा है, क्योंकि रोज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मैयतें आ रही हैं कि लोगों ने हाथ से खोदना बंद कर दिया है। यहाँ स्टाफ की कमी है, यहाँ लोगों की कमी है। जो खोदने वाले थे, जो लोग, उनके हाथों में छाले आ गए हैं। तो अब हमारे पास 10-8 बारी डेली कोरोना पॉजिटिव आ रही। शासन से हमारे 1 साल से दौड़ लगा रहे हैं, इसको हमें जगह मुहैया करवा दी जाए या मिट्टी डलवा दी जाए, लेकिन शासन ऐसा गुंगा बहरा अंधा बन गया है जिसकी हद नहीं, कोई जवाबदारी नहीं है। इंदौर के शमशान घाट भी फुल हो चुके हैं। यहाँ तो शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए टोकन लेना पड़ रहा है और उसके बाद भी अपनी बारी के लिए घंटों का इंतजार है। रात 9 से 10 बजे तक शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड्स में कोविड से मरने वालों की संख्या को छिपाया जा रहा है। एक मुक्तिधाम में 40 से ज्यादा कोविड से मरने वालों का अंतिम संस्कार हो रहा है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में यह संख्या बहुत कम है। आज 10 बॉडी कोविड की हो गई है। 7 मैयत लोग घरों से लाए हैं।
अभी शाम बाकी है, शाम में जितनी मैयत होगी उसकी कोई गिनती नहीं है। कल हो गई थी 40-45 मैयत करीब, घर से मिला के कोविड तक की बाड़ी। कोविड की थी कल 22-23 मैयत करीब थी। लखनऊ में बहुत बुरा हाल है। ये लखनऊ के भैंसाकुंड घाट की कल की तस्वीरें हैं, जहां दिन रात ऐसे ही शव जल रहे हैं। कल ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, जिसके बाद सरकारी इंतजामों और कोरोना से हो रही बदहाली पर सवाल उठे। इसका असर ये हुआ कि आज इस सड़क पर टिन शेड लगा दिया गया ताकि भैंसाकुंड घाट का ये वीडियो दिखाई न दे। लेकिन इससे होगा क्या? इससे सिस्टम की कमियां तो नहीं छुप पाएंगी। कोरोना के कहर से जब मौत के बाद मुक्ति नहीं मिल रही है तो फिर जीते जी इंसान की क्या हैसियत? आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। कोरोना से जूझ रहे लोगों का सामना किन किन परेशानियों से हो रहा है, ये समझने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने देश के कोने कोने से ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा की है। हर जगह कमोबेश एक जैसी हालात दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के आगे सिस्टम पूरी तरह से लाचार दिख रहा है। इलाज तो दूर, लोगों को भर्ती होने के लिए अस्पताल में एडमिशन तक नसीब नहीं हो रहा है। कोरोना के आगे कैसे हमारा सिस्टम चरमरा उठा है, आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखना चाहिए। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, मरीज भयग्रस्त है पूरा। हमारी मांगें पूरी करो, काला बाजार राज्य कोई भी हो, जिला कोई भी हो, जगह कोई भी हो, लेकिन तस्वीर हर जगह एक जैसी है। हर जगह कोहराम एक जैसा है, हर तरफ हाहाकार एक जैसा है। कोरोना के आगे लाचार हुए सिस्टम की ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की है, जहां कूड़े वाली गाड़ी में इंसान का शव रखा जा रहा है। ये राजनांदगांव के डोंगारगांव ब्लॉक का अस्पताल है, जहां जीते जी मरीज को तो शायद ही कोई सुविधा मिल रही हो, लेकिन मरने के बाद क्या हाल है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। वो मैडम से ही बोलो, वो बात करेंगे, अगर बैड होगा तो हम भिजवा देंगे। ये महिला होशंगाबाद के सिविल सर्जन के दफ्तर में अपने पति की जिंदगी की गुहार लगा रही है। यहाँ पे भर्ती है ना, पर अब कैसे करेंगे हम? क्या नाम है, मैं मैडम को बोल देता हूँ, वो बात कर लेंगे। हाथ जोड़कर आंसू बहाती इस महिला की गुहार सिर्फ इतनी है कि उसके पति को इलाज दिया जाए। महिला के पति को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रही। मेरे पति को कोरोना पॉजिटिव बताए हैं और उनको बाहर ले जाने की बोल रहे हैं, लेकिन आईसीयू रूम नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन उनकी 60 बता दें। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी एक बार मदद कर दो बस। ऑक्सीजन यहाँ पे है ना? ऑक्सीजन तो है, लेकिन वो बोलते हैं आईसीयू रूम में ले जाओ। मैं कहाँ ले जाऊँ अकेली? ये किसी एक शख्स की, एक परिवार की कहानी नहीं है। अस्पताल के आसपास जिससे भी पूछिए, एक सा ही जवाब मिलेगा। अस्पतालों की ये स्थिति है कि बहुत से डॉक्टर पे परियम पॉजिटिव है। होशंगाबाद में भी लापरवाही है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, मरीज भयग्रस्त है, पूरा भय में जी रहा है, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, प्रशासन मौन है और जिम्मेदार कोई नहीं है इस समय। तो स्थिति बहुत ही भयावह है। ना वैक्सीन है, ना वेंटिलेटर है, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है। लोग बाग पैसे लेके घूम रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। मरीजों की परेशानी के बारे में जब डॉक्टर साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने भी संसाधनों की कमी का ही रोना रोया। होशंगाबाद में भी हमारे पास काफी मरीज आ रहे हैं बाहर से, ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे हैं, पर थोड़ी सी कमी है कि मरीज ज्यादा हो रहे हैं। इंजेक्शन की तो कमी है, हमारे पास कम आ रहे हैं। मेरे पास भी 36 मरीज हैं और एक मरीज को 6 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। कमी तो बनी हुई है हमारी जी। होप काम तो चल रहा है, पर और ज्यादा की हमको अभी जरूरत है, तो हमने मांग करी है। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश।
यहाँ भी सिस्टम कोरोना के सामने घुटने टेक ही चुका है। ये खंडवा जिले का कोरोना अस्पताल है। मध्य प्रदेश के कोरोना के प्रभारी मंत्री विजय शाह दौरा करने पहुंचे हैं। मंत्री जी के सामने अस्पताल पूरी तरह से अप टू डेट नजर आ रहा है, लेकिन अस्पताल की सच्चाई एक मरीज के रिश्तेदार से सुनी, जिसे अस्पताल प्रशासन ने एक शव थमाकर ये बता दिया कि उसके मरीज की मौत हो चुकी है, लेकिन इस शख्स का मरीज जिंदा और सही सलामत है। तो हम बोले कि हमारी डेड बॉडी हमको बताओ या तो कुछ भी दो। वहाँ से हमने सब पूरा सामान लकड़ी मकड़ी सब घर से ले आए रामपुरा से। वो बाकी के आदमी वहाँ गए शमशान घाट पे। फिर हमको नंबर आया हमारा जैसे कि बॉडी ले जाने का, गोलू पवार के नाम से चिट चिपकी थी वहाँ। हमने उनको निकाला, एम्बुलेंस में डाला। हमने बोला कि हमारा बंदे का चेहरा देखना है। हमको देखा तो हमारा बंदा नहीं था। मामा जी का लड़का फिर ऊपर गया हमारा, फिर देखा तो ऊपर बने के खाना वाना सब इलाज विलाज अच्छा वाला चल रहा है उसका। मतलब जिंदा है और जिंदा है, हाँ जिंदा है ना। आरोप है कि मौत के आंकड़ों में भी हेरा फेरी हो रही है, लेकिन जब मंत्री जी से इस बारे में सवाल हुआ तो न तो वो मौत का आंकड़ा बताने को तैयार है और न ही ये मानने के लिए कि आंकड़ों में गड़बड़ी हो रही है। कल कितनी हुई थी और आज कितनी हुई है और आज कितनी हुई है अभी तक? वो तो आंकड़े कुछ छुपाने की बात नहीं। जो भी डेथ होती है, जो भी छुट्टी होती है और जो भी एडमिशन होते हैं, ये सारी चीज़ें सब लिखापढ़ी में होती है। कलेक्टर साहब या अस्पताल प्रबंधन में एक भी आंकड़ा हम छुपा नहीं सकते। कितनी हुई है मौत? कितनी हुई कल से लेके आज तक? अस्पताल से कितनी डेड बॉडी निकली है? वो तो जिला प्रबंधन से बात करके आपको दे दें। ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ से शुरू हुआ अनोखा अभियान है। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर वेल्डिंग के दुकानदारों के सिलेंडर लिए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल अब अस्पतालों में किया जाएगा। जिले में अभी ऑक्सीजन की कमी है, तो कलेक्टर साहब का निर्देश था कि जहां जहां भी सिलेंडर मिले हैं उनको प्राप्त कर लिया जाए। तो उसी तारतम्य में अभी 16 सिलेंडरों को विभिन्न वेल्डिंग की दुकानों से इकट्ठा कर व्यापारी हैं श्री आशु अग्रवाल जी, उनको सुपुर्द किए गए हैं ताकि ऑक्सीजन लाई जा सके। मध्य प्रदेश के जिलों के बाद राजधानी भोपाल का हाल भी देख लीजिए। यहाँ फीवर क्लिनिक बनाया गया है। वैसे तो भोपाल में 50 से ज्यादा क्लिनिक बने हैं, मगर 10,000 मरीज रोज आने से इनकी हालत भी चरमरा गई है। मगर रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो प्राणरक्षक इंजेक्शन है, ये इसकी रोज की सप्लाई तकरीबन 4,000 इंजेक्शन की है। सरकार बाहर से व्यवस्था करवा रही है, मगर अभी जो डिमांड आ रही है वो 5,000 से ज़्यादा इंजेक्शन की है। भोपाल में एक नई व्यवस्था की गई है। भोपाल में तमाम जगहों पे जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के बाहर जो जिन लोगों को चाहिए इंजेक्शन, वो अपने अपने आवेदन लेके आ रहे हैं, या इन लोगों की जो डिमांड है उसका चेक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो कागज बनेगा तो इसके बाद फिर किसी केमिस्ट के पास या उस संबंधित अस्पताल में इंजेक्शन पहुँचा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की इन तस्वीरों से हकीकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इन इंतजामों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जिन मंत्रियों के सिर पर है, अब जरा उनका बयान भी सुन लीजिए। कोई कहता है कि मरना पड़ता है, कोई कहता है कि संसाधनों की कमी की बात ही झूठी है। मौतें हुई है, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। जो नेगेटिव माहौल सुना है कि भाई यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो कल एक घटना मैं बताना चाहता हूँ। कल 50 व्यक्तियों ने मेरे को रास्ते में बोला कि जब खरगोन पे था कि भाई इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं। मैंने कहा कौन गया बताओ, 50 आदमी आप खड़े हो, एक नाम बताओ कोई गया उसको इंजेक्शन नहीं मिला। मैं भी फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा आप में से कोई कि एक भी नहीं, पर वो 50 ही बोल रहे हैं। तो एक माहौल जो पैदा किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये जरूर मान रहे हैं कि मरीजों की तादाद अचानक से बढ़ने से सुविधाओं में कमी आई है, जिसे बढ़ाने का इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी जल्द दूर भी हो जाएगी। ऑक्सीजन की प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए लगातार मैं भारत सरकार के संपर्क में हूं और वहां से पूरा सहयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जैसा ही हाल बिहार का भी है। यहाँ भी कोरोना के मरीजों की जरूरत का सामान खत्म हो चुका है। ऑक्सीजन सिलेंडर की ऐसी किल्लत है कि मरीज के रिश्तेदार फैक्ट्रियों तक का चक्कर लगाने को मजबूर है।
अगर लिक्विड ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की दिक्कत होगी, गवर्नमेंट में भी होगी, प्राइवेट में भी होगी, सब पेशेंट्स को होगी। अगर लिक्विड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सामने सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। रिश्तेदार अपने मरीज को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। मैं एपीसी कार्यालय में तैनात हूँ, कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। तस्वीरें दिखाते हुए यकीन मानिए मुझे किसी तरह कई बार जो है हिम्मत नहीं हो पाती है, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है। ये बैकुंठ धाम की तस्वीर है लखनऊ के, जहां पर आप शमशान घाट को देख रहे हैं। ये रात वाली तस्वीर नहीं है, लग रहा है जैसे शाम बस होने को है, लेकिन जिस तरीके से चिताएं जल रही है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग अपने परिजनों को अंतिम यात्रा पर भेजने के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पहले कोरोना से जूझ रहे इन पेशेंट्स ने ज़िंदगी में बहुत दुख झेला होगा, न जाने कितना वक्त तक सांस लेने में दिक्कत हुई होगी, कईयों को छाती जो है में बलगम की वजह से परेशानी हुई होगी, और आखिरकार जब उनका दम टूटा तो उनको अपनी आखिरी यात्रा भी सुकून से नसीब नहीं हो पाई। वो बैकुंठ धाम की तस्वीरें दिखा रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की है कि कोरोना को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अब बाकी चरणों का जो मतदान है वो एक ही बार में खत्म करवा दिया जाना चाहिए। चुनावी सरगर्मी के बीच अपने पहले इंटरव्यू में ममता बनर्जी ने एबीपी न्यूज़ पर शुभेंदु अधिकारी के बारे में भी खुलकर बात की और टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले तमाम नेताओं पर अपनी राय रखी है। ममता बनर्जी से बात की एबीपी आनंदा के संपादक सुमन दे ने। पिछले 24 घंटे में आंकड़ा 2 लाख क्रॉस करके गया और मौत एक के बाद एक बढ़ रहा है। वो जो सेकेंड वेव जो है वो भारत को किस हिसाब से छू रहा है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता है। हम सबके सामने सरकारी आंकड़ा एकदम रेडी है। यहाँ एक सवाल दीदी ये उठता है कि अभी भी 4 फेजेज में चुनाव यहाँ बाकी है, और चुनाव मतलब बड़ा रैलीज, लोग और इतने सारे मतलब जो कोविड विधि है, जो कोविड नियम है, उनका उल्लंघन होता है, क्योंकि ये इतने सारे मतलब 130 करोड़ का आबादी है, पश्चिम बंगाल का आबादी है 9 करोड़ से ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि आपको लगता है कि अभी रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है। अभी भी 4 फेजेज में इलेक्शन है। कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन का फेज कम होना चाहिए। देखिए, मैं आपका साथ एक मत हूँ कि हमारा बिहार में भी जो इलेक्शन हुआ था तो कोविड पीक आवर्स में था। इवन पीक टाइम में कोविड का टाइम में बीजेपी के बिहार में इलेक्शन हुआ, लेकिन 3 फेज में तब इलेक्शन था। बंगाल में 8 फेज करने का जरूरत नहीं था। और जब गवर्नमेंट चलाते हैं तो क्या बीजेपी को ये मालूम नहीं था कि जब कोई पैंडेमिक आता है तो 2 साल उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर लास्ट नवंबर से ऐसा कोविड चला गया था, ऐसा नहीं था। देखो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 5 महीना कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये 5 महीना में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सब लोगों को वैक्सीन देने का जरूरत नहीं था? क्या पीएम केयर फंड में इतना रुपया उठा? लेकिन हमने एक लेटर लिखा फरवरी महीना में, जो प्राइम मिनिस्टर सर अलाउ मी द मेडिसिन, द वैक्सीन, so I can purchase from my government money and I can give free to the people, common people। लेकिन उन्होंने आज तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। अगर ये 5 महीने में हम थोड़ा प्रिकॉशन लेता तो इतना नहीं होता जरूर, लेकिन इतना नहीं होता। अभी देखिए, प्लेन पे इतना लोग आते हैं, ट्रेन पे इतना लोग आता है, और हमारा बंगाल के लिए दिक्कत ये है कि ऑल इंडिया से इतना लोगों को लेके रख दिया इधर में, सब स्टेट से, सब चीफ मिनिस्टर से छोड़ के और लेके, और पूरा और मिनिस्टर इधर में बैठा है, पूरा सब होटल बुक करके इतना पैसा बांट रहा है, इतना लोगों को लेके आया। एक दिन पीएम का मीटिंग होता है, इतना खर्चा होता है, और इतना लोग आके वो मीटिंग का स्टेज बनाते हैं, सब पूरा इंतजाम करते हैं, बाहर का आदमी आके। तो इतना अपना आदमी बाहर के जब आते हैं तो हम क्या उसको आरटीपीसीआर टेस्ट करके लेता है? पुलिस कभी टच नहीं करेगा, पीएम ऑफिस का किसी को, होम मिनिस्ट्री को किसी को टच नहीं करेगा। अभी तो अंडर इलेक्शन कमीशन है, वो लोग भी नहीं करेगा। लेकिन किया तो नहीं ना, इसमें तो दिक्कत तो हुआ, बांग्ला का दिक्कत तो हुआ। इसी के लिए मैं चाहती हूँ
अगर इलेक्शन कमीशन सहमत हो, हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी बट एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के लिए हम कहना चाहती हूँ जो 4 फेज हो गया, 5th फेज परसों है 17 को, तो आउट 3 फेज बाकी रह जाएगा, जो 22 को है, 26 को है और 29 को है। 3 फेज एक साथ में कर सकता है, हमारा कोई एतराज नहीं है। अगर वो करेगा कोई एक दिन फिक्सअप करके कि हम लोग 7 दिन को तो टाइम मिलना चाहिए कि इतना सारे कॉन्स्टिट्यूंसी 160 सीट बाकी है, इसमें आने वाला परसों में 40-45 हो जाएगा, उसमें भी 120 सारे बाकी रहेगा, उसमें तो 7 दिन तो मिलना चाहिए ना। तो हाँ, क्या कल जो ऑल पार्टी मीटिंग है वहाँ ये प्रस्ताव आप रखेंगे तृणमूल कांग्रेस की ओर से? देखिए, जो जगह में थोड़ा आइसोलेटेड कम सीट था उसमें ज्यादा बग दे दिया, और जो जगह में कंजेस्टेड है जिसमें ज्यादा सीट है वो डिस्ट्रिक्ट में अभी ये लोग क्या करने चाहता है मेरे को पता नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा अच्छा होता अगर ये 4 फेज में ही होता, कि हम तो 4 फेज ऑलरेडी वी हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर बीजेपी, और उसको कैंपेनिंग पीएम रोज आ सके, अमित शाह रोज आ सके, उसको चीफ मिनिस्टर रोज आ सके, इसी के लिए मंडल का रिकमेंडेशन का माफिक एक पूरा चुनाव का लिस्ट तैयार हुआ था। लेकिन हम भी अभी भी कहेगा कि 25 होने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन 7-8 दिन हाथ में टाइम देके और 3 फेज एक साथ में कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 22-17 होता है 5th फेज, तो अगर 26 को कोई डेट देके करे तो हमारा कोई एतराज नहीं है, कि बिकॉज आई वांट दैट पब्लिक शुड बी सेफ। हम पब्लिक को कोई ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद कम होता है इसके साथ और एक अहम बात कह है कि ये जो पश्चिम बंगाल में जो आंकड़ा बढ़ रहा है इसका कारण बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी बाहर से लोग ला रहे हैं, मतलब बाहरी थ्योरी को आप और एक बार बोल रहे हैं। उल्टा बीजेपी ये बोल रहे हैं कि आप पीएम जब मीटिंग बुलाते हैं कोविड को लेकर तो ममता बनर्जी कभी नहीं आते। ममता बनर्जी हर मीटिंग में रहा, खाली इलेक्शन का टाइम में अगर कोई ममता बनर्जी कैंपेनिंग में रहेगा तो पीएम ममता बनर्जी को कैंपेन, कभी इलेक्शन कमीशन बैन करेगा, कभी पीएम बैन करेगा, ममता बनर्जी क्यों इलेक्शन कैंपेन छोड़ देगा? क्यों? जब उसको पता है कि आवर इलेक्शन इज गोइंग ऑन, देन व्हाई ही विल कॉल द मीटिंग? He can call my health secretary, he can call my chief secretary, no problem. He can call my home secretary, but he cannot call me when the campaign is going on, and it is their baby, it is not my baby. They have decided the date, so they should know this. एक चालाकी के काम नहीं होता। हम every meeting, I am the only one, I attended all the chief ministers meeting, except only this campaigning time one meeting. No, this time I cannot go because election commission अभी 72 hours पहले, देखो एक बात है, आप कैंपेन ना कर पाए। ये तो आपको पता है 72 आवर्स इलेक्शन कमीशन बोल दिया 5th फेज में, यू कैन नॉट कैंपेन फॉर 72 आवर्स फॉर 5th फेज। अगर 72 आवर्स चला गया, 24 घंटा बैन कर दिया, 96 आवर्स आई हैव लॉस्ट। अब देखो जब कोई इलेक्शन होता है कैंपेनिंग के टाइम में, because I am the only main speaker of my party and they have so many, they are coming so many, prime minister is coming every day, home minister is coming every day, so many chief minister is coming every day, finance minister without finance coming every day, so they are doing it every day, and only for me, why they will ban? Because they are afraid of me, they are scared of me. They should not do like this. It is a discrimination and it is an injustice. दीदी, लास्ट फेज में शीतलकुची में जो हुआ है 4 ताजा जान चले गए हैं, तो उसके बारे में आपका एकदम तीखा आरोप है कि सेंट्रल फोर्स के ऊपर, और सेंट्रल फोर्स आप कई दिनों से, इसके पहले भी कई फेजेस में बोले हैं आप कि सेंट्रल फोर्स लोगों को प्रभावित कर रहे हैं ताकि लोग बीजेपी को वोट दें। तो इसके बारे में कोई प्रूफ, कोई फुटेज कुछ आपके हाथ में है? साबित कैसे करेंगे इसको? पूरा है। अब जाइए ना, गांव-गांव में जाके इन्वेस्टिगेशन कर लिए ना, हो जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम नंदीग्राम, बयाल, दिस अमेदपुर, then there are so many areas, I can give you the name. Every time we have every document, so because we have sent our evidence about 600-700 to the election commission also. We are sending all the details, so all the evidence is with us. Video footage to evidence. तो and complain. Every day we are complaining. But they are not taking any action. उसी दिन आनंद बर्मन नाम का एक अगर जो पहला बार वोटर था 18 साल का, उसका भी जान चला गया। उसको भी हम कंडेम किया है बर्मन का, बिकॉज पूरा सब परिवार ही राजवंशी है। उधर राजवंशी का
साइड में हिंदू राजवंशी है, मुस्लिम राजवंशी भी है, वो पूरा ही राजवंशी है। वो लड़का को भी डेथ ठीक नहीं था, उसको भी हम कंडेम किया है, उसका परिवार को साथ भी हम मिला, बिकॉज आई डोंट इस हादसे के आरोप का लेकिन एक फर्क है, लेकिन एक फर्क है, लेकिन नो दैट इज इट इज बीजेपी ने मर्डर किया, उसको हम सीआईडी इन्वेस्टिगेशन करेगा, हम इंक्वायरी करके देखने चाहता है क्या कौन मर्डर किया। अगर तृणमूल कांग्रेस करेगा तो हम उसको एक्शन लेगा, अगर बीजेपी करेगा तो उसको इसमें भी एक्शन लेगा। लेकिन एक बात है, वो लड़का को जो मारा है ठीक नहीं है, लेकिन साथ साथ में हमारा भी 15 वर्कर्स मर्डर हुआ है सर। और वो जो राष्ट्रीय संतोष जिसको बोलता है, जो जेनोसाइड हमने कहते हैं, जो पुलिस अपन गोली करके मर दिया जिसको मरने का जरूरत नहीं था, whether magistrate gave the power authority to fire for firing, whether they informed the video, whether they informed the presiding officer, whether the presiding officer has given them right to for firing, what happened? Nothing happened, nobody is injured, nothing, and you just fired, and you just fired like a genocide, just like a fire spray, the upper side, and all young boys are very unfortunate. It is 20 to 25 years old only. I met one lady, Mrs. of the disease, that she is pregnant. Maybe today or tomorrow, she is going to the hospitalized because of institution delivery and all this. And number two, I have seen one baby, 1 month. She was in my हमारा कोल में थे, तो उसको 1 महीना खाली पिताजी चला गया। तो इससे ऐसा वेरी दुख का इंसिडेंट है। तब भी मैं जाके बोला है कि आप लोग कूल रहो, शांति में रहो, शांति में हम लोग इसको चाहते हैं कि इंसानियत को इंसाफ मिले, इसको तो हम जरूर करेंगे। इंसान को इंसाफ दीदी बहुत ही दुखद घटना है, जो भी किया है उसको खिलाफ में एकदम छोटा बच्ची। हाँ, सेंट्रल फोर्स का कहना है कि अपना जान बचाने के लिए उन्होंने ट्रिगर हैप्पी वो लोग नहीं है, जान बचाने के लिए मजबूरन कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ। 3 आदमी तो बाद में आके गोली चलाया। वो आपने पहले अगर पूछते तो मैं पेपर आके आपको देख देता कौन कौन गोली चलाया और कैसे कैसे चलाया, कौन रिवॉल्वर से चलाया। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था, प्लान करके किया है। दैट मैटर द बीजेपी एमपी एंड सॉरी सम एजेंसी, they planned on that day morning and last day also in the evening. It's a planned case. बीजेपी सब हॉट टाइम में दंगा करता है प्लान करके, लोग मरता है प्लान करके, कोई इंसिडेंट करता है प्लान मार के। आपको सब पता है बीजेपी क्या क्या नहीं कर सकता है, क्या क्या कर सकते हैं। कुंभ मेले में शाही स्नान को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। निरंजनी अखाड़े के रविंद्रपुरी महाराज ने ये ऐलान किया है कि 17 अप्रैल को मेले का समापन हो जाएगा। आखिरी स्नान 27 अप्रैल को होना है। उन्होंने कहा है कि उस दिन 40 से 50 पंथी आएंगे, स्नान करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन 17 तारीख को मेले के समापन की खबर रविंद्रपुरी महाराज ने दी है। लेकिन जो अखाड़ा परिषद है उसकी तरफ से किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।